बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। फर्स्ट ईयर फिजिक्स क्लास 11 फिजिक्स हमारे पास न्यू बुक। कौन सा बुक है ये हमारे पास? न्यू बुक। तो न्यू बुक चैप्टर नंबर हमारे पास क्या है? 7। चैप्टर नंबर कौन सा है? 7। तो चैप्टर नंबर 7 न्यू बुक का आज हम लेक्चर नंबर 3 पढ़ने जाए। लेक्चर नंबर 3 में हम क्या पढ़ेंगे? बहुत ही सिंपल, गेस का एक लॉ है जिसको हम क्या नाम देते हैं? गे-ल्यूसेट लॉ। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? गे-ल्यूसेट लॉ को पढ़ेंगे। ये लॉ हमें क्या कहता है? बहुत ही सिंपल। इस लॉ के बारे में अपने एक ही पॉइंट मतलब एक स्टेटमेंट याद रखना है, पूरा क्लियर हो जाएगा। ये हमें क्या बताता है? जब हम क्या करेंगे? कांस्टेंट वॉल्यूम, क्या जब वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे, वॉल्यूम को क्या करेंगे? कांस्टेंट रखेंगे, वॉल्यूम को चेंज नहीं करेंगे। वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तब बहुत ही सिंपल, प्रेशर का हमारे पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ कौन सा रिलेशन होगा? डायरेक्ट रिलेशन होगा। सिंपल आपने क्या याद रखना है? कांस्टेंट वॉल्यूम पर प्रेशर का एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ कौन सा रिलेशन होगा? डायरेक्ट रिलेशन। इसको हम कहते हैं गे-ल्यूसेट लॉ। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब क्या है? वो टेम्परेचर जो केल्विन में होगा उसको हम नाम देते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सही है। तो आप सिंपल देखो, आप इसको मैथमेटिकल फॉर्म में किस तरह लिखोगे कि प्रेशर का एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन। ये रिलेशन तब डायरेक्ट होगा अगर आप वॉल्यूम को क्या रखोगे? कांस्टेंट रखोगे। वॉल्यूम को क्या रखोगे? कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट, सिंपल आपने याद रखना है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। व्हाट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर? वो टेम्परेचर जो केल्विन में होगा उसको हम नाम देते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये हमारे पास क्या है? गे-ल्यूसेट लॉ। तो इसको आप अल्फाज में किस तरह लिखोगे? फिक्स मास ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम फिक्स मास ऑफ अ गैस, प्रेशर का एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन होगा। मैथमेटिकल फॉर्म में हम इस तरह लिखेंगे। अब अगर आप इसको क्या है, इस रिलेशन प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को खत्म करोगे तो क्या लगाओगे? कांस्टेंट लगाओगे। टेम्परेचर यहाँ पर मल्टीप्लाई, नीचे आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड, इज इक्वल टू कांस्टेंट, इज इक्वल टू क्या लिखोगे? कांस्टेंट। तो ये हमारे पास क्या बना? प्रेशर। देखो, जब कोई भी चीज डिवाइड में आ रहा हो, कोई भी चीज क्या आ रहा हो? डिवाइड में आ रहा हो, तो उसका मतलब क्या है? इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन। सिंपल आपने याद रखना, जब दो चीजें डिवाइड में आ रही है तो उसका मतलब क्या है? उन दो चीजों का आपस में कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन। तो नहीं नहीं, इनवर्स नहीं, इसको अपने याद रखना है। तो यहाँ पर ये दोनों डिवाइड में आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? तो प्रेशर, हाँ, हमेशा प्रेशर और टेम्परेचर का कौन सा रिलेशन है आपस में? डायरेक्ट रिलेशन है। अब देखो, अगर आप इसको और मजीद फॉर्म में लिखोगे, इससे और क्या है, अच्छे फॉर्म में लिखोगे तो किस तरह लिखोगे? P1 T1 इज इक्वल टू P2 T2। इसको मैंने आपको समझाया भी था। देखो, अगर हमारे पास प्रेशर प्रेशर क्या है? 20, लेट सपोज वहां पर हमारे पास जो टेम्परेचर है वो क्या है? 40 केल्विन और प्रेशर 28 है। अगर मैं प्रेशर को लेट सपोज क्या कर दूं? टेम्परेचर को बढ़ा दूं, टेम्परेचर को मैं क्या कर दूं? टेम्परेचर को मैंने 40 का डबल क्या होगा? 80। मैंने 80 कर दिया तो 20 का डबल क्या होगा? 40। देखो, अगर आप टेम्परेचर को डबल कर दोगे तो सिंपल प्रेशर भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। अब देखना, उसी तरह हमारे पास अगर मैं क्या करूं, 80 को डबल कर दूं, फिर से टेम्परेचर को 80 का डबल क्या होगा? 160। तो 40 का डबल क्या होगा? 80। क्या होगा? 80। अब देखो, सबको डिवाइड करोगे, 0 0 से कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। इसका आंसर भी क्या गया? 1/2। इसका आंसर भी क्या आएगा? 0 0 से कट, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। इसका आंसर भी क्या गया? 1/2। इन दोनों को डिवाइड कर देखो, 0 0 से कैंसिल, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। इसका आंसर भी क्या गया? 1/2। तो हम क्या कह सकते हैं? देखो, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो तो उसी रेशियो में प्रेशर भी बढ़ रहा है। टेम्परेचर को अगर आप बढ़ा रहे हो उसी रेशियो में प्रेशर भी बढ़ रहा है। तो इसी वजह से ओवरऑल आंसर क्या है? कांस्टेंट है, चेंज नहीं है। तो इसी वजह से हम क्या कह सकते हैं कि P1 V1 P1 सॉरी P1 T1 इज इक्वल टू P2 T2। सारे देखो, अगर आप इसको P1 का नाम दो, इसको T1 का नाम दो, इसको P2, इसको T2, इसको P3, इसको T3, सब आपस में बराबर है या नहीं? बराबर है ना। तो इसको हम क्या करेंगे? P1 T1 इज इक्वल टू P2 T2। इसी तरह आप मजीद भी बढ़ा सकते हो कि P3 T3 इज इक्वल टू P4 T4। ये T4 ये सारे आपस में बराबर, मगर यहाँ तक आपने 2 तक लेना है कि P1 T1 इज इक्वल टू P2 T2। अब P1 का मतलब क्या है? इनिशियल प्रेशर। T1 का मतलब क्या है? इनिशियल टेम्परेचर। T2 का मतलब क्या है? फाइनल प्रेशर। T2 का मतलब क्या है? फाइनल टेम्परेचर। इसको आप इस तरह याद रखना है। अब देखो, हमारे पास, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ये लिख सकला। अब आपने प्रैक्टिकल देखो,
डेली लाइफ में आप इसको किस तरह ऑब्जर्व कर सकते हो। एक कंटेनर है हमारे पास, इस कंटेनर को आपने क्या कर दिया, बंद कर दिया, इस कंटेनर को आपने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, ऊपर से बंद हो गया। अब देखो नीचे से आपने इसको क्या दे दिया, हीट, क्या दे दिया, हीट। जब हीट दोगे तो इसके अंदर लेट सपोज क्या है, गैस के मॉलिक्यूल, क्या मौजूद है, गैस के मॉलिक्यूल। तो एक बात आपने यहाँ पर याद रखना है, गैलीय शक्ला किस पर एप्लीकेबल है, गैस पर, गैस पर एप्लीकेबल है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल है या नहीं, जब आप हीट दोगे कंटेनर क्लोज होगा, तो नीचे से हीट दोगे तो गैस की मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी या नहीं, सिंपल, क्योंकि नीचे से हीट मिल रहा है ना, एनर्जी मिल रही, तो गैस का जो काइनेटिक एनर्जी है, आसान अल्फाज में गैस का मोशन स्पीड हो जाएगा या नहीं। तो गैस का मोशन स्पीड, गैस के मॉलिक्यूल का मोशन स्पीड हो जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो ये वॉल को क्या करेगा, कंप्रेस, वॉल पर क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा, वॉल पर क्या लगाएगा, प्रेशर। तो हीट का मतलब क्या है, टेम्परेचर। जब आपने ज्यादा टेम्परेचर दे दिया तो आसान अल्फाज में ज्यादा टेम्परेचर की वजह से हमारे पास प्रेशर भी क्या हो गया, बढ़ गया, प्रेशर भी क्या हो गया, किस तरह बढ़ गया। जब हीट आपने दे दिया तो हीट देने की वजह से कंटेनर क्लोज है, मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो उसने वॉल, गैस जो कंटेनर है ना, इस वॉल पर क्या है, जोर से प्रेशर लगाना। जब जोर से प्रेशर लगाना ये स्टार्ट करेगा तो इसका मतलब क्या है, अंदर का प्रेशर भी बढ़ गया, टेम्परेचर के बढ़ने से अंदर का प्रेशर भी बढ़ गया। वाइस वर्सा का मतलब क्या है, अपोजिट। अगर आप इसको देखो, यहाँ पर आप इसको क्या कर रहे हो, आपने इसको हीट किया, अगर मैं इसको अपोजिट सोचूं, लेट्स सपोज मैं इसको कोल्ड करूंगा, मैंने टेम्परेचर को क्या कर दिया, कम कर दिया। जब मैं टेम्परेचर को कम कर दूंगा तो आसान अल्फाज में गैस की मॉलिक्यूल की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी तो ये फिर से आराम से बैठ जाएंगे, फिर से आराम से बैठ जाएंगे। जब आराम से बैठ जाएंगे तो इसका मतलब क्या, गैस की वॉल पर प्रेशर नहीं लग रहा है, प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, प्रेशर क्या हो गया, कम। देखो टेम्परेचर कम होने से गैस का प्रेशर कम हो जाता है, क्यों, क्योंकि ये देखो वॉल ऑफ द कंटेनर पर फिर प्रेशर नहीं लगाएंगे। जब टेम्परेचर कम होगा तो आसान अल्फाज में इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, जब काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो मतलब इसका स्पीड कम हो गया, कोलिजन कम हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, दीवार से नहीं टकराएंगे। जब दीवार से नहीं टकराएंगे तो ये इसका मतलब ये है, इसका प्रेशर क्या हो गया, कम। तो आपको समझ आ गया प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के, प्रेशर, टेम्परेचर को बढ़ा दोगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, टेम्परेचर को कम करोगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। समझ आ रहा है। अब देखो ग्राफ, आप ऐसा ऐसा समझ आएगा। ग्राफ हमारे पास क्या है, देखो प्रेशर और टेम्परेचर का कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट, तो ग्राफ भी किस तरह बनेगा, स्ट्रेट। जिधर डायरेक्ट रिलेशन तो ग्राफ क्या बनेगा, स्ट्रेट बनेगा। ये मैंने आपको पहले देखो, क्यों का मतलब देखो, यहाँ पर टेम्परेचर 0, यहाँ पर टेम्परेचर 10, यहाँ पर टेम्परेचर 20, यहाँ पर टेम्परेचर 30, यहाँ पर टेम्परेचर 40। अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो आसान अल्फाज में प्रेशर भी क्या, यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 10। देखो टेम्परेचर के बढ़ने से प्रेशर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर आप देखो 20, अगर आप क्या करोगे, प्रेशर, देखो हमारे पास क्या है, टेम्परेचर को बढ़ा दोगे, टेम्परेचर को बढ़ा दोगे तो हमारे पास प्रेशर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर आप और टेम्परेचर को बढ़ा दोगे तो ये ग्राफ किस पॉइंट पर मीट करेगा, इस पॉइंट पर, तो प्रेशर और बढ़ेगा। अगर आप और टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो ये ग्राफ, हाँ, तो यहाँ पर, तो देखो अगर इन तमाम पॉइंट को आपस में मिलाओगे तो ग्राफ किस तरह बनेगा, स्ट्रेट बनेगा, सीधा। अब देखो आइडियल गैस इक्वेशन, सिंपल आइडियल गैस इक्वेशन, देखो हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है, आइडियल गैस इक्वेशन किसके बराबर है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। प्रेशर, वॉल्यूम किसके बराबर है, नंबर ऑफ मोल्स, और हमारे पास क्या है, जनरल गैस कांस्टेंट, ठीक, हमारे पास क्या है, टेम्परेचर, और हमारे पास क्या है, गैस कांस्टेंट, क्या है, गैस। इसको मैंने केमिस्ट्री में डिटेल से पढ़ाऊंगा, सही है, तो इसके 5, 6, 7 यूनिट भी पढ़ाऊंगा। और हमारे पास क्या है, गैस कांस्टेंट, क्या है, जनरल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू भी आपको पढ़ाऊंगा। अब देखो अगर आपके पास मोल का फॉर्मूला तो आपको पता है ना, मोल मैंने आपको कितना डिटेल से पढ़ा है, मोल क्या है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब मोल्स का दूसरा फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। अब देखो ये भी फॉर्मूला है कि जब आपके साथ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन होगा तो मोल का फॉर्मूला क्या बन जाए, ये वाला। अगर आपको मॉलिक्यूल्स गिवन होगा तो मोल का फॉर्मूला क्या होगा, ये ऊपर n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय Na का मतलब क्या है, एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू तो पता है ना, 0.23 पार्टिकल, गुड। तो देखो मैं n की जगह क्या लिखूंगा, n डिवाइडेड बाय Na, n की जगह मैंने क्या लिखा, n डिवाइडेड बाय Na। सिंपल, ये हमारे पास इस फॉर्म में बना, PV इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय NaRT। अब देखो हमारे पास एक कांस्टेंट है, इसके कि हमारे पास किसके बराबर है, जनरल गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय Na, मतलब एवोगैड्रो नंबर। तो जनरल गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय Na, अगर आप देखो ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम क्या नाम देते हैं, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। इसको हम क्या नाम देते हैं, बोल्ट्जमान कांस्टेंट।
बोल्ट्जमान साइंटिस्ट का नाम है, उसने एक बोल्ट्जमैन लॉ दिया। क्या नाम दिया? एक लॉ दिया था। तो उसमें उसने एक कांस्टेंट को इस्तेमाल किया, उस कांस्टेंट को उसने क्या नाम दिया? बोल्ट्जमान कांस्टेंट। और ये किसके बराबर है? जनरल गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो सिंपल। अब यहाँ पर अगर मैं क्या करूं, आर ऊपर मौजूद है और एन ए क्या है? नीचे मौजूद है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस आर और एन ए की जगह मैं लिख सकता हूँ ना के। आर और एन ए की जगह मैं क्या लिखूंगा? के लिखूंगा, बोल्ट्जमान कांस्टेंट लिखूंगा। तो इक्वेशन किस तरह बन जाएगी? पीवी इज इक्वल टू आर और एन ए की जगह हमारे पास क्या है? के। तो बाकी क्या बच गया? एन बच गया हमारे पास, टी बच गया। आर और एन ए की जगह हमारे पास क्या आ गया? के। कम। तो ये हमारे पास क्या है? न्यू इक्वेशन बन गया। ये हमारे पास क्या है? न्यू इक्वेशन बन गया। अब देखो हमारे पास यहाँ तक ये लिस्ट कंप्लीट हो गया। अब क्या है? बेसिक एजम्पशन ऑफ की का मतलब क्या है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में कुछ पॉइंट्स याद रखने क्या सही क्या है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब देखो मेन पॉइंट, इसके मेन पोस्टुलेट क्या है? सिंपल, देखो बहुत ही सिंपल, आपने याद रखना। नंबर वन, आप खुद भी लिख सकते हो, देखो केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा है, मगर फिर भी आपने याद रखना है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है कि गैस के मॉलिक्यूल किस चीज से बने हुए? लार्ज मॉलिक्यूल से बने हुए। गैस के मॉलिक्यूल किससे बने हुए? लार्ज मॉलिक्यूल। या सिंपल आप कह सकते हो कि गैस के मॉलिक्यूल किससे बने हुए? लार्ज। जो गैस है ना, गैस के मॉलिक्यूल आर कंपोज्ड ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ सेम या आइडेंटिकल एटम। अब देखो जो गैस का मोशन है, देखो गैस की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। ये इस तरह जिगजैग मोशन करते हैं या नहीं? कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, जिगजैग मोशन करते हैं या नहीं? इरेगुलर मोशन करते हैं या नहीं? देखो इस कमरे में गैस मौजूद है या नहीं? एक ऊपर की तरफ जा रहे ऑक्सीजन गैस मौजूद, एक उधर जा रहे, एक उधर जा रहे, सारा इरेगुलर रैंडम जिगजैग मोशन है, कोई खास मोशन नहीं है। तो गैस का मोशन किस तरह होगा? रैंडम मोशन होगा, ऑलवेज इरेगुलर मोशन परफॉर्म करते हैं। और याद रखना गैस हमारे पास न्यूटन्स लॉ को ओबे करते हैं। न्यूटन्स लॉ आपको पता है या नहीं? न्यूटन्स के लॉ ये तो आपने पढ़ा है, जो 3 लॉ है। अब देखो आसान फर्स्ट में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द कंटेनर, ये तो आपको भी पता है ना। अगर आप एक कंटेनर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल को डालोगे तो वो क्या करेंगे? बिल्कुल यूनिफॉर्मली क्या करेंगे? पूरे कंटेनर में क्या हो जाएंगे? फैल जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पूरे कंटेनर में क्या हो जाएंगे? फैल जाएंगे। देखो एक कंटेनर, उसके अंदर गैस डाल दिया तो उस कंटेनर के अंदर यूनिफॉर्मली सारे मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे? फैल जाएंगे। सिंपल। इसके बाद क्या है? गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान कौन सी कोलिजन होती है? इलास्टिक कोलिजन होती है। मगर देखो अमंग द गैस मॉलिक्यूल। अब इसके बाद क्या? चौथा पॉइंट हमारे पास क्या है? ये आपने याद रखना है एमसीक्यूज के लिए कि गैस की मॉलिक्यूल के दरमियान कौन सी कोलिजन होती है? इलास्टिक। 6 पॉइंट हमारे पास क्या है? जब भी गैस की मॉलिक्यूल कोलिजन करती है तो इसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होता है? प्रेशर। ये तो आपको अभी मैंने बता दिया। देखो जब ये गैस के मॉलिक्यूल है ना, ये एक गैस का मॉलिक्यूल है, ये गैस का मॉलिक्यूल है, ये गैस का मॉलिक्यूल, जब दीवार के साथ टकराएंगे तो इसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होगा? प्रेशर। क्या? प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। सिंपल। इसके बाद क्या है? मॉलिक्यूल ऑफ द गैस नो फोर्स ऑन ईच अदर। सही है, याद रखना है जो मॉलिक्यूल ऑफ गैस है ना, ये एक दूसरे से बहुत दूर भागते हैं। इसके दरमियान क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या दूसरे अल्फाज में अगर आप और अच्छी फॉर्म में लिखोगे, इंटर मॉलिक्यूलर, हाँ वही सही, मतलब ये आसान है ना। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इसके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं? जीरो होते हैं। क्या होते हैं? जीरो, ना होने के बराबर होते हैं, बहुत वीक होते हैं। तो इसी वजह से गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान ये एक दूसरे पर कोई फोर्स नहीं लगाते, क्योंकि ये एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। सिर्फ एक पॉइंट, जब ये इलास्टिक कोलिजन करते हैं तब हमारे पास ये एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, अदरवाइज ये एक दूसरे पर फोर्स नहीं लगाते। सही। इसके बाद हमारे पास क्या है? आपने याद रखना है, ये हमारे पास एक गैस मॉलिक्यूल है, ये दूसरा गैस मॉलिक्यूल है। अब देखो अब हमारे पास तीसरा, हमारे पास में ये 2 मैंने बनाया है, सिंपल। अब देखो ये गैस मॉलिक्यूल है, इस सर्कल से मतलब सेंटर से लेकर सरकमफेरेंस तक, ये हमारे पास क्या है? सरकमफेरेंस। सेंटर से लेकर ये जो हमारे पास मैंने गोल बनाया है, सेंटर से लेकर सरकमफेरेंस तक, इसको हम क्या नाम देंगे? रेडियस का नाम। क्या नाम देंगे? रेडियस। अगर मैं क्या करूंगा, इस सेंटर से लेकर इस सरकमफेरेंस तक और इस सरकमफेरेंस तक, इसको मैं फिर क्या नाम दूंगा? डायमीटर। इसको मैं क्या नाम दूंगा? डायमीटर। डायमीटर 2 टाइम, मतलब क्या है? 2 टाइम ऑफ द रेडियस होता है। 2 टाइम ऑफ द रेडियस होता है। अब सिंपल देखो, ये मेरे पास एक गैस मॉलिक्यूल, ये दूसरा गैस मॉलिक्यूल। अब देखो ये इसका क्या है? डायमीटर। या आप इस तरह भी कह सकती हो, ये इसका भी क्या है? डायमीटर। इस तरह कह सकते हो, ये भी क्या है? डायमीटर। अब देखो इसका जो डायमीटर होता है, ये हमारे पास क्या है? डिस्टेंस। जो स्मॉल डी है, स्मॉल डी किसको शो करता है? डिस्टेंस। लार्ज डी किसको शो करता है? डायमीटर को। सिंपल आपने याद रखना है, गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान जो फासला होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इट्स डायमीटर। सिंपल आपने याद रखना है, ये एक गैस मॉलिक्यूल, ये दूसरा गैस मॉलिक्यूल।
गैस मॉलिक्यूल के दरमियान जो फासला है ना वो उसके डायमीटर से ज्यादा होता है। सही है। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर एंड